दो और चीज़ों को बता के मैं ऑपरेटिव पार्ट पे आता हूँ। अभी जो आपको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है सरकारों की कि 12 घंटे का वर्किंग आवर और 4 दिन का सप्ताह। अब इसके पीछे का असली खेल क्या है? 12 घंटे का वर्किंग आवर, इसका मतलब है कि आपको अभी 8 घंटे का वर्किंग आवर है, 4 घंटे का ओवर टाइम। तो अब इसको बिल्कुल बाकायदा कानूनी रूप से दे देंगे और उनको जो 24 आवर्स कारखाना अगर चलाना है तो उसके लिए वो मज़दूरों को लेंगे तो एक हफ्ते में उनको क्या है 48 आवर्स का ही भुगतान करना होगा। ओवर टाइम का मसला नहीं है। ये ट्रेंड जो है एक और नए रूप में आपको देखने को मिला, आपके आसपास ही चल रहा है, वो है आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वो तो पूरे 24 आवर्स के लिए बांध दिया उनको। वर्क फ्रॉम होम में कितने घंटे काम करा रहे हैं उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं। अब इस जगह जो पूंजी का और श्रम के बीच की जो टक्कर है उसको ज़रा गौर से पकड़िए। हम लोग है ना श्रम के पक्ष में, ये श्रम की लूट है उसको रोकने के लिए, और पूंजी श्रम को ज़्यादा लूटना चाहती है। तो इस वक्त क्या है कि जैसे हम लोगों का एक मांग है कि भाई 8 घंटे के वर्किंग आवर के बाद आप 12 घंटे की तरफ जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, तो 12 घंटे के बजाय जाने तो 12 दूनी 24 घंटे में 2 शिफ्ट, एक शिफ्ट ख़त्म, 8 थी 24, एक शिफ्ट का काम, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म। तो ये बजाय आप है ना 8 से 12 करने के अगर आप बदलते हैं तो 6 घंटे का क्यों नहीं हो सकता वर्किंग डे? 6 चौक 24। तो आप अगर 24 आवर्स आप प्रोडक्शन करना चाहते करिए ना। तो यही देखने की बात है कि ये जो सिस्टम है, चूँकि ये पूंजी के पक्ष में है, इसलिए इसको पूंजीवाद कहते हैं, पूंजी के पक्ष में, तो वो क्या करेगा, श्रम की लूट के लिए 8 घंटे की जगह 12 घंटे का वर्किंग आवर करेगा। और अगर कोई श्रम के पक्ष का हुकूमत बन जाए या स्वयं के पक्ष की व्यवस्था बन जाए तो 8 की जगह 6 घंटे का वर्किंग आवर करेगा। और 6 घंटे का वर्किंग आवर करेगा तो उनके परिवार का, उनके जीवन की प्रत्याशा, मतलब जो जिसको कहते हैं कि आप कितने समय तक जिंदा रहता है आदमी, एवरेज एज, वो सब बढ़ जाएगी। अभी एक अध्ययन हुआ है अमेरिका की एक श्रम विभाग का, उससे 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक है कि अगर लॉन्ग वर्किंग आवर हैं तो उसमें ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप है ना, आप अपने ओर से देखें जरा, मान लीजिए आप लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है और अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आप पे जितना वर्क प्रेशर है और जिस तरीके का मतलब ट्रैफिक की पोजीशन बन गई, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। थकान में हमेशा ही गड़बड़ होती है। तो ये सवाल इतना नहीं है, इसको ज़रा गहरे से देखने की ज़रूरत है कि ये मुनाफे के लिए किस लेवल की क्रूरता है कि उनको इंसान का वजूद का कोई उनके लिए महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे वो मशीन लगाते हैं वैसे ही एक मज़दूर को लेकर उस तरीके से लूटने के लिए उसका कोई मानवीय पक्ष नहीं है। इसलिए ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिस्टम अगर जब तक चलेगा तब तक इस तरीके के बुनियादी रूप से मानवता के बड़े हिस्से का कोई भला नहीं हो सकता। ये आपको समझना हो। और इसलिए चूँकि एक क्लास में घंटे 1.5 घंटे की डिस्कशन और डेलिब्रेशन से आपको आइडिया आ सकता है, लेकिन ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको सारे अपने रोज़मर्रा के सवालों को लड़ने के साथ साथ में इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। साथियों, ये जो आज की तारीख में जो परिवर्तन की लड़ाई है, उस परिवर्तन की लड़ाई में लोग कहते हैं कि ये CITU के लोग, FMRI के लोग पागल लोग हैं। ये कहते हैं मजदूर एकता जिंदाबाद और मजदूरी परिवर्तन करेगा। ये कैसे संभव है? इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। आप चूँकि साइंस के बैकग्राउंड के लोग हैं तो आपको मालूम है लीवर के जरिए क्या क्या करिश्मा हो सकता है। क्रेन भी लगी हैं, ये भी लगी हैं, आप सब कुछ जान, सब लीवर के प्रिंसिपल बेस्ड हैं। अगर एक शिला जो हज़ारों टन की है उसको अगर आप पटकना चाहें तो आप 1000 आदमी लग जाए
तो नहीं पटक सकते उसको। पर अगर लीवर का इस्तेमाल किया जाए और उस शिला के नीचे कहीं ऐसा पॉइंट निकाल के उसको अंदर लीवर बनाए सब्बल डाल के, तो उसको हो सकता है कि 50 लोग पटक दे उसको। सिंपली ये इसी को मैं इस एंगल में बनाता कि समाज बदलाव की लड़ाई जो है, जिसको आप मजदूर के पक्ष की या आम आदमी के पक्ष की जो हुकूमत कायम करने की या बदलाव की लड़ाई है, इसमें वर्किंग क्लास का रोल है। क्यों है रोल? क्योंकि अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको कि पूंजी अपने मुनाफे के लिए पूरी मानवता को संकट में ला रही है। ठीक है, मुनाफा पैदा कैसे होता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट से मुनाफा पैदा नहीं होता। आपकी कोई भी फार्मा की इंडस्ट्री है, उसमें उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म का मशीनें लगा दी, पर उसके अंदर जब तक वर्किंग क्लास के रूप में जब तक लोग नहीं आएंगे और जब तक उनकी बिक्री के लिए मानव श्रम नहीं लगेगा, तब तक मुनाफा नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि दो जगह पर मानव के बिना काम नहीं है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट की बुनियाद में जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं या वर्किंग क्लास कहते हैं, वो वर्किंग क्लास के बिना ये संभव नहीं। एक बात। 2 नंबर, ये जो प्रॉफिट है, प्रोडक्शन अकेले से प्रॉफिट नहीं आता। ये जरा पॉइंट को आप है ना, तभी आपको संभावनाएं समझ में आएंगी क्या बदलाव हो सकता है। कोई भी कंपनी कितना भी पैसा लगा के उत्पादन कर ले और कितना भी उसकी बिक्री का प्रचार कर ले, अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, तो माल बिकेगा नहीं, और माल बिकेगा नहीं तो उनका मुनाफा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इस सिस्टम में प्रोडक्शन में श्रम को लूटते हैं और वो मुनाफे की अवस्था पैदा करते हैं, और वो जो माल बिकता है जब बिक जाता है तो मुनाफा कैश में आता है। सिंपल। अभी ये जो अपने मुनाफे के लिए जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स, इनका जो इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? इससे बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कौन लोग बेरोजगार हो जाएंगे? जो अभी रोजगार में हैं। तो अभी जो रोजगार में उनके पास है ना तनख्वाह आ रही है, मजदूरी आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है। बड़े पैमाने पर पहले से बेरोजगारी है, गरीबी है, तो लोगों को आम सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो कंज्यूमर आइटम कैसे खरीदेंगे? वो नहीं खरीद सकते। तो आज जो रोजगार में है, कल अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो बाजार में तो वो ग्राहक कम हो जाएंगे। ये जो जिसको कहते हैं मंदी, मंदी का रीज़न क्या? मंदी का रीज़न बेसिक ये है, और दुनिया जब मंदी की महामंदी की दौर में फंस गई है, इसका कारण क्या है कि जैसे आप ठेकेदारीकरण कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैजुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, आप लो पेमेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त तो आप कारखाने के अंदर उत्पादन बढ़ा लेंगे, लेकिन ओवरऑल सिस्टम क्राइसिस में जा रहा है। इसी पूरी दुनिया के अंदर मंदी छा गई। अब ये जो मंदी है, ये किसकी मंदी है? इसी सिस्टम की मंदी है। इस सिस्टम में प्रॉफिट पैदा करने वाले मेन चेन में कौन है? मजदूर। आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम न करें तो क्या कंपनी माल बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। अगर आपकी फार्मा कंपनी की कारखानों में उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए मजदूर अगर काम न करें तो फार्मा कंपनी बच जाएगी? नहीं बचेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वर्किंग क्लास की पोजीशन ऐसी है समाज के अंदर कि हम वाइटल पॉइंट में हैं। जो सिस्टम पूरी दिक्कत पैदा कर रहा है, उस सिस्टम को आमने सामने की लड़ाई में हम हैं। तो अगर आमने सामने की लड़ाई में हम हैं, तो अगर हमारा हमला जो होगा वो ज़्यादा कारगर होगा, मारक हो सकता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आज की तारीख में व्यापारी 10 दिन की हड़ताल कर दें तो मार्केट में आज भी बिकेगा, 10 दिन बाद बिक जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप 10 दिन की हड़ताल पे इंडस्ट्रियल स्ट्राइक में चले जाए, पूरी सरकार हिल जाती है। बैंक 3 दिन की हड़ताल करते, सरकार हिल जाती है। कोयला के मजदूर 7 दिन की हड़ताल का नोटिस देते, सरकार हिल जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी पावर प्लांट में रिजर्व जो कोल होता है वो 5 डेज के लिए होता है।
आज अगर हड़ताल हो जाए मजदूर की, कोयला की मजदूर की, तब 5 दिन तक तो वो चला सकता है, कोल का स्टॉक रिजर्व रहता है उतना, 5 डेज, मोर देन 5 डेज का कोल रिजर्व ही नहीं होता उनके पास। 5 डेज से 6 डे पर अगर जाएगी स्ट्राइक कोयला मजदूर की, पावर प्लांट बैठ जाएंगे, रेलवे ठप पड़ जाएगी, हवाई अड्डे ऐसी तैसी हो जाएगी। है संख्या उनकी उतनी, वोट के हिसाब से तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो, राइट। तो इसलिए ट्रेड यूनियन में काम करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास वो अग्निबाण है जिस अग्निबाण से रावण की अमृत कुंडी सुखाई जा सकती है, बाकी नहीं है किसी के पास। इसलिए ये जो आने वाली लड़ाई है, वो आने वाली लड़ाई के बारे में जो हमारा दिशा है, क्या काम करेंगे, कैसे काम कर सकते हैं। एक तो आपको ये पकड़ना है कि अब जो सामाजिक बदलाव होगा, पूर्व में जो सामाजिक बदलाव हुए वो राजे महाराजाओं के खिलाफ व्यापारी आ गए, व्यापारियों ने आंदोलन कर दिया, राजे महाराजे चले गए, पूंजीपति बन गए वो। उससे पहले दास प्रथा जब थी तब मालिकों के खिलाफ दासों की लड़ाई लड़ी, और साथ साथ में ज़मीन के जमींदार थे वो आ गए साथ में, कि उनको पता था कि इनकी दास प्रथा खत्म हो जाएगी, हमारी ज़मीन पर कब्जा तक हम मुनाफा कमाएंगे। इस बार जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में मजदूर वर्ग सिर्फ भावनात्मक अपील के आधार पर नहीं, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक लॉजिक और सिचुएशन के कारण आने वाले समाज की जो बदलाव की लड़ाई होगी वो उसको मजदूर वर्ग के लीडरशिप में ही होगी, वही कर पाएगा। अगर वो जब तक तैयार नहीं है तब तक ही बचेगा। इसलिए वो सारा अटैक इस वक्त वर्किंग क्लास पर होता है। आप गौर करिए, जितना अटैक है, मैक्सिमम अटैक गवर्नमेंट्स की पॉलिसी का भी और सारे सिस्टम का, वो वर्किंग क्लास को अरे तुम तो यूनियन के लोग हो, तुम्हें व्यवस्था के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, अरे तुम तो यूनियन के लोग हो, तुम्हें राजनीति के पछड़े में क्यों फंसना चाहिए, अरे तुम तो यूनियन के लोग हो, अपना धंधा करो और खाए, बाकी चक्कर में क्यों करते हो। और हमारे लोग भी कहते हैं अरे हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमें बाकी से क्या मतलब। ये जो दुष्प्रचार नहीं है, ये साजिश है, इस साजिश के हम शिकार हैं। तो CITU FMRI क्या करना चाहती है? CITU FMRI अपने रैंक एंड फाइल्स को इस दुष्प्रचार या साजिश से बचा के इस वर्किंग क्लास को राउज करने के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। तो क्या ये परिवर्तन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब दीजिएगा। मैं जब पूछूँ तो दुनिया में कौन सा ऐसा परिवर्तन हुआ है बुनियादी जो वोट के जरिए हुआ? आप अपने आसपास भी देख लीजिए, चाहे वो छुआछूत हो, महिलाओं की स्थिति हो, गुलामी हो, हमारे देश पर अंग्रेज़ों की गुलामी, कौन सा है? तो फंडामेंटल क्या है इसके अंदर? दो चीज़ें फंडामेंटल हैं। एक, परिवर्तन आउटसाइड से नहीं आता, ये बेकार की अवधारणा है कि कोई करिश्मा होगा, कोई अवतार होगा, वो परिवर्तन करेगा, ये सिंबलाइजेशन है। एक्चुअल जो ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री है उसको जब देखते हैं तो देखने से पता पड़ता है कि परिवर्तन अंदरूनी शक्तियों से होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बुद्धिजीवी थे, सब लॉजिकली कहते थे गुलामी गलत है, और बड़े बड़े डिस्कशन में कोई साबित नहीं कर पाता था कि गुलामी अच्छी है, लेकिन आज़ादी नहीं आ पा रही थी। कब आई आज़ादी? जब हिंदुस्तान के अंदर जनता का समाज के अंदर से प्रतिरोध खड़ा हुआ। राजाशाही अपने आप नहीं पलटी, अब तो राजाशाही नहीं है ना कहीं, लेकिन आज से 70 साल 80 साल पहले थी ना, कहाँ है अब? तो एक नंबर तो ये कहना कि क्या परिवर्तन हो सकता है, तो आप पहले इतिहास में देखिए कि परिवर्तन हुआ है क्या, तो अपन तो देखते हुआ है। किसने किया परिवर्तन? नेता कोई और बन गया होगा, ठीक है, नेतृत्व तो कर लिया होगा किसी ने भी, लेकिन सवाल यह है कि वो आम लोग थे जिन लोगों ने परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हुए, तभी परिवर्तन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। इसलिए आने वाले समय में ये जो परिस्थिति बन रही है, ये सीरियस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है ग्लोबल,
ये ग्लोबल क्राइसिस के बारे में अभी जितने भी एकेडमिक डिस्कशन चल रहे हैं उसमें ये आ रहा है, ये कैपिटलिज्म का संकट नहीं है, कैपिटलिज्म में संकट नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर का संकट नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है। इसको फर्क समझिए। किसी सिस्टम के अंदर गड़बड़ है तो ठीक कर सकते हैं आप, और कोई सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है तो उसको क्या ठीक करेंगे आप। तो एक तो ये, नंबर 2, दुनिया के अंदर वैसे आपको जो मैंने नोट दिया है, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको पढ़ना ज़रूर प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसके अंदर। तो दुनिया में इस वक्त प्रतिरोध की हवा तेज हो रही है, दमन भी तेज हो रहा है, आंदोलन कुचले भी जा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ प्रतिरोध भी तेज हो रहा है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीर बन रही है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए, ब्रिटेन में हड़ताल, फ्रांस में हड़ताल, इटली में हड़ताल, आप देख रहे हैं लगातार हड़ताल। अमेरिका के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, ठीक है। एक है ग्लोब का हिस्सा, एक है लैटिन अमेरिका, अमेरिका के पड़ोस में, वहाँ 12 देशों में चुनाव हुआ, 12 में 11 देशों में मजदूर वर्ग की विचारधारा के लोग सत्ता में पहुँच गए। क्यों भाई? वो तो पूंजीपति नहीं है। वो जो मजदूर वर्ग की, ब्राज़ील के अंदर अभी लूला वापस आया, आप देखिए जरा गौर करके, कौन लोग थे उसके पीछे? वर्किंग क्लास, गरीब लोग जीत गए। तो ये सोचना कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये उनका प्रचार है ना, ये अब नहीं बदलेगा, मोदी है तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात नहीं। बात यह है कि अंदरूनी रूप से प्रतिरोध किस तरीके का खड़ा होता है और हम क्या कर पाते हैं उसमें, ठीक है। तो इस एंगल से दुनिया की जो तस्वीर देख रहे हैं हम, तो ये जो महामंदी जो आ रही है उसके कारण बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, ये बड़े पैमाने पर आम पूरी दुनिया का सिंबल बन गया है। मुद्रास्फीति, महंगाई और बेरोजगारी और रोजगार का छीना जाना। अब इसके खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समस्या वैश्विक है। क्यों है वैश्विक? क्योंकि वैश्विक स्तर पर एक ही तरीके का सिस्टम काम कर रहा है। तो इसका हल भी क्या होगा? इस सिस्टम को ब्रेक करने। तो मैं याद दिलाता हूँ फिर आपको, मैंने अभी शुरू में जो कहा, 1917 में एक परिवर्तन हुआ था, दुनिया में नहीं हुआ था, सिर्फ सोवियत संघ में। उसने पूरी दुनिया को, वर्किंग क्लास को डायरेक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि उस समय पूरी दुनिया के साथ समस्या एक जैसी थी, उसका एक जगह समाधान निकला। भाई आप तो दवा कंपनी के लोग हैं ना यार, आपकी किसी कंपनी की ने कोई दवा, कोई मॉलिक्यूल डेवलप कर लिया और वो अगर मान लीजिए किसी बीमारी पर काम कर गया, तो उस मॉलिक्यूल को फिर दुनिया के अंदर वो मॉलिक्यूल बिकने लगता है। और दूसरा अगर मॉलिक्यूल उससे बेटर आएगा तो ठीक है, नहीं तो जब तक नहीं आएगा तो चलेगा वो। ऐसा ही सामाजिक बदलाव की लड़ाई में ये परिस्थिति है। तो अब सवाल ये है कि परिस्थिति तो इस तरीके की दोनों चीज़ें सामने आएंगी, और दुनिया में ऐसा ही होता है, न 100% कभी अच्छा होता, न 100% कभी खराब होता। इसे बहुत बड़े मजदूर वर्ग के आंदोलन के बहुत अंतर्राष्ट्रीय एक बड़े शिक्षक थे, उन्होंने एक सवाल किया जो मैं आपके सामने भी करता हूँ। आप दुनिया में एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए, दुनिया में से, जिसमें कोई अच्छाई ना हो, लाइए ढूंढ के। और आप दुनिया में से कोई एक ऐसा आदमी लाइए ढूंढ के, महान से महान को भी, जिसमें कोई खराबी ना हो, बुराई ना हो, नहीं ला सकते। कोई दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं ला सकते आप जिसके अंदर कोई खराबी ना हो, और कोई ऐसा नहीं ला सकते जिसके अंदर अच्छा ही ना हो। इसका मतलब क्या है कि चुनौती भी आएगी और संभावना भी आएगी। तो ये परिस्थिति चुनौती प्रस्तुत कर रही है, लेकिन इसके अंदर संभावना भी है, और संभावना का उपयोग करने की अगर क्षमता आ जाए, और विशेष रूप से मजदूर वर्ग में आ जाए, तो परिवर्तन हो सकता है। ये सिंपल आप तार्किक बात है। अब इस लिहाज से अगर आज हिंदुस्तान में अगर आपके संगठन के या आपके क्षेत्र में करना है तो क्या करें, तो 1 to 3 इसमें मैंने जो आखिरी में ये जो नोट दिया है आपको, उसके आखिरी पेज पे लिखा है आगे की दिशा।
ठीक है, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। इसमें नंबर 1, आज आप 1000 किलोमीटर की यात्रा भी करें तो उसकी शुरुआत तो पहले कदम से होगी, और वो कदम पहला अगर ठीक है और कदम की दिशा अगर 1000 जहाँ लक्ष्य उसकी ओर है तो आप 1000 किलोमीटर की यात्रा भी धीरे धीरे पूरी कर सकते हैं। पर अगर आप कदम ही ना उठाएं और कदम अगर जाना इधर और कदम उसे उठा रहे हैं तो गड़बड़ होने वाला है। तो इस लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि आपको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करना, उसका आधार व्यापक करने की पहली ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे उनमें भी पहुंचिए। आपका जो ऑपरेशनल एरिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं लेकिन हम नहीं पहुंच पाते, और कुछ एरिया ऐसे हैं अदर देन फार्मा इंडस्ट्री भी एक एरिया है। अगर उसमें अगर हम जाएं और हमारे अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो जहाँ नहीं बने मेंबर उनको अगर मेंबर बनाएं तो डेफिनेटली आज की तुलना में आपकी लड़ने की ताकत और सरकार से और मैनेजमेंट से मुकाबले की ताकत बढ़ जाएगी, और ये बढ़ी हुई ताकत ही हमको जो दमन हो रहा है उसका मुकाबला करके आगे बढ़ने की संभावना पैदा करेगी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो परिस्थिति है, अपने संगठन की कार्यप्रणाली को जनवादी बनाइए। देखिए, मतलब मुझसे नाराज़ मत हो जाना यार, मैं अभी जो कमेंट करने वाला हूँ उस पर, तो सब नेता ऐसी संभावना है कि आप लोग नाराज़ हो सकते हैं इस सवाल पर। ट्रेड यूनियन में जो कार्यप्रणाली वो जनवादी कार्यप्रणाली है। जनवादी कार्यप्रणाली के नाम पर कई बार ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कि सार्वभौमिक है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपके संगठन के ढांचे में ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेटिक सेट अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा है, तब वो आम लोगों से एलिनेट कर जाता है। मतलब आदेशात्मक भाषा, ठीक है ना, डायरेक्शन है, डिसीजन है। तो इसलिए अगर आप डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करेंगे तो फिर आज की तारीख में आपको समझ में अपने को अंदाज़ा नहीं है कितनी संभावनाएं हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। अभी आशा कार्यकर्ता 54 डेज स्ट्राइक हो गए, 54 डेज। CITU का ढांचा उसमें अभी जुम्मा 2-3 साल पहले बनना शुरू। कोई भी आपके बराबर के अनुभव का CITU को भी नहीं जानता और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता, लेकिन 54 डेज से वो सरकार से मुकाबला कर रहे, कलेक्टर से मुकाबला कर रहे, कोई नेता नहीं है, ना शैलेंद्र शर्मा, ना संजय सिंह तोमर है, ना प्रमोद प्रधान है। अरे हम जाएंगे तो कितनी जगह जाएंगे, मतलब ब्लॉक लेवल तक, गांव के स्तर पर सरकार से, प्रशासन से मुकाबला कर रहे हैं, जेल जा रहे। तो ये क्या ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के लायक योग्यता नहीं है क्या? आप ट्रेड यूनियन लीडर करते क्या है? ये आप और हम करते क्या हैं? यही करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, समझाते हैं, आंदोलन उतारते हैं, प्रशासन की दिक्कत आती है मुकाबला करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो तमाम सारे लोग हैं उनको हम उनका प्रॉपर असेसमेंट करके और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए जो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है वो हमें बनाना है इनसाइड द यूनियन, यूनिट्स में और साथ हर लेवल पर। तो उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी है ये वर्किंग क्लास के खिलाफ है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पूंजीपति वर्ग का होता है क्योंकि उसका तो अपना कंट्रोल है। कलेक्टर आदेश देगा तो पटवारी सर्वे करने चला जाएगा, पर जिस दिन कलेक्टर साहब हट जाएंगे ना पोस्ट पे, उस दिन पटवारी नमस्ते भी नहीं करेगा उनसे। ये है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। और ट्रेड यूनियन का लीडर उनको कमांड करता है, मॉरल वैल्यूज के आधार पर जोड़ता है उनको। अगर कोई सेक्रेटरी नहीं रहा उसके बाद भी उसको मान ले, तब वहाँ मान के चलिए कि हाँ ये है, इसमें तो कुछ काम किया है इसका। तो दूसरा मेरा निवेदन है कि 1 नंबर हमारी इस संभावना का इस्तेमाल करके पहला हमारे संगठन के विस्तार को मजबूत करें, अदर देन जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचें, और अपने संगठन की फंक्शनिंग को डेमोक्रेटिक बनाएं।
तीसरी बात, आप ठक्कर जी प्लीज, आप जो है क्या करना चाहते हैं? आपका टारगेट बताइए। आप हम क्या करना चाहते हैं? संगठन बनाना चाहते हैं, लोगों को मुद्दों से परिचित कराना चाहते हैं, और उनको चाहते हैं कि उसके जरिए बड़ा आंदोलन हो जाए। तो सर एक बात बताइए मुझे कि किसी मैदान में युद्ध जो है बंदूक से हो रहा है और आप एक सरकंडे की लकड़ी लेकर उतर पड़े मैदान में, युद्ध हो रहा है बंदूक से और तलवार से, और आप लड़ाई में उतरे और सरकंडे की लकड़ी लेकर उतर पड़े, आहा आइए, जीत पाएंगे? उस पता ही नहीं पड़ेगा सरकंडे लकड़ी का। अभी ये हो रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे बड़ी बड़ी, पर अपने कार्यकर्ताओं को हथियार से लैस ही नहीं कर रहे। वो हथियार क्या है? सांगठनिक राजनीतिक आइडियोलॉजी, जो संगठन का सिद्धांत है। क्या है? एफएमआरआई की लाइन है, क्यों बीजेपी का विरोध कर रही सर एफएमआरआई? क्यों है ना, मतलब है ना, कंप्यूटराइजेशन का इस सवाल पर सरकार के लेबर कोड का विरोध करी, क्यों कर रही विरोध? अब 4-6 नेताओं को पता है। तो भैया पुराने ज़माने का काम मत करो। पुराने ज़माने में जो लोग मतलब वो होते थे ना, बड़े बड़े पंडित बन जाते थे, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए करते थे संस्कृत का कि आम आदमी पढ़ नहीं पाता था। कुछ 4-6 लोग पढ़ते थे तो उनकी पंडिताई चलती रहती थी। अभी हमारे संगठन में यही हो गया कि बौद्धिक बुद्धिक स्तर की 4-6 लोगों को अपने पता है, तो वो उनका नेतागिरी और दमदमा, अरे साहब क्या है, उसको कितना, हमारे कामरेड को कितना ज़्यादा पता है। अरे भैया ठीक है, वो कामरेड को पता है तो कोई शंकराचार्य थोड़ी बनना है उसको यार, मजदूर का आंदोलन का नेता बनना है तो उसको तो बताना पड़ेगा बाकी भाई। तो इसका तीसरा पॉइंट है कि आपको योजनाबद्ध रूप से आपके जो आसपास कार्यकर्ता है उनको डेवलप करने के लिए कोई सिस्टमेटिक प्लान बनाना चाहिए। और सिस्टमेटिक प्लान क्या? एक, उनको एजुकेट करना ऑर्गेनाइजेशन के, और दूसरा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मैं तो सर अभी है ना, मतलब है ना, रीवा के सौरभ जी बैठे और कहाँ के पांडे जी बैठे, बीरेश, अभी हमने सम्मेलन किया रीवा में, और मुश्किल कठिन परिस्थिति फंस गई। मतलब इतना बड़ा मैयर में गोली, मतलब वो हत्या हो गई हमारे साथी की, गिरजेश की मदर की डेथ हो गई, कुछ नहीं था, बचा नहीं। और हमने सारी यूनियन को अलग अलग कोटा दिया, उनको मोटिवेट किया, जितना कभी रीवा में कलेक्शन नहीं हुआ, जैसा कहीं सम्मेलन हुआ वैसा रीवा हो गया, दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को। तो आप जिम्मेदारी का निर्धारण किए बगैर किसी को गैर जिम्मेदार घोषित करना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। हमारे यहाँ ये होता है, अरे नहीं कॉमरेड आप जानते नहीं, अरे वो कुछ नहीं करेगा, अरे यार करो थोड़े से, अरे कॉमरेड आपके कहने से क्या होता है, हम 6 साल से रगड़ रहे हैं उसको, सब देख रहे हैं उसको, कुछ नहीं करेगा। अरे यार जिम्मेदारी दे रहे, गैर जिम्मेदार घोषित कर रहे हो, ये कौन सी साइंटिफिक अप्रोच है? तो संगठन के अंदर हमको लोगों को एजुकेट करना, प्रशिक्षित करना, और साथ साथ में सांगठनिक तरीके से जिम्मेदारी देना, और फिर जिम्मेदारी की समीक्षा करके उसकी कमियों को रेखांकित करना। समीक्षा 2 कारण से होती है। एक होता है अच्छा अब आई समीक्षा, अब मैं देखता हूँ इसको, लगे रगड़, ये कैसे किया, वो कैसे किया, तुम मूर्ख हो, ये अब बेचारा वो कर। ये कहती समीक्षा, ट्रेड यूनियन में जो समीक्षा है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? हम तुम्हारी कमी को रेखांकित करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो तुम कार्यकर्ता के रूप में विकसित नहीं हो पाओगे, लेकिन तुम्हारी कमी का रेखांकन इसी तरीके है कि तुम्हारी कमी दूर करने में तुम्हारी मदद करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो हमारे यहाँ मीटिंगों में कई बार किसी की रैगिंग टाइप करते हैं हम लोग, रगड़ देते हैं उसको, तो बेचारा वो सोचता है कि कहाँ फंस गया मैं। चलो ठीक है कॉर्पोरेट, चलो ठीक है, कंपनी में अगर रिकॉग्नाइज लेवल वो है, स्टेटस है, तो मजबूरी में मेंबर बनना है, क्योंकि काउंसिल में गड़बड़ मार दोगे उसकी, और नहीं तो फिर वो सोचेगा ठीक है यार माहौल है, कभी जरूरत पड़ती मेंबर तो बनी जाओ इनके, ताकि कल के दिन मैनेजमेंट गड़बड़ करेगी तो कम से कम मुर्दाबाद करने आ जाएंगे सारे। ये अप्रोच जो है ना, इसको थोड़ा ठीक करने। इसके साथ में गवर्नमेंट हमें जो अपने मुद्दों पर संघर्ष को तेज करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है अभी, आप जरा, मैं आपसे मतलब ये सब पूरी CIT की प्रॉब्लम है, इसी ये आपके अभी
प्रॉब्लम यह है कि कॉल के आधार पर हमारी सारी गतिविधि हो गई है। अरे आंदोलन के लिए पॉलिसी तो बन सकती है, जैसे आप लोकलिज्म है, अपॉर्चुनिज्म के एनार्किज्म है, लोकलिज्म है, शब्द है, ठीक है, तो आपने पॉलिसी बना दी कि लोकलिज्म है और ये एनार्किज्म है। और नीचे की लीडरशिप को इसके बारे में कॉन्शियसली आप तैयार करो, भैया लोकलिज्म के शिकार मत बनो अब, और इस तरीके से एनार्किज्म के शिकार मत बनो। लेकिन लोकल लेवल के इश्यूज को अगर नहीं उठाएंगे आप और पॉलिसी लेवल के इशू को लड़ते रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं आने वाला। पर पॉलिसी लेवल के इश्यूज को, लोकल लेवल के इश्यूज को लड़ते हुए उन इश्यूज को पॉलिसी के साथ रिलेट करना सिखा देंगे अगर आप, तो लोकल इश्यूज के साथ शामिल होते होते वो पॉलिसी लेवल के स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उसको। इसको कहते हैं ट्रेड यूनियन की भाषा में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कॉमन वर्कर। आम लोगों का राजनीतिकीकरण कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए किसी कंपनी में अगर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एक इशू हो गया। अब उस इशू को लेकर आप क्या कहते हैं, कॉमरेड ट्रांसफर रुकवाओ, कॉमरेड ट्रांसफर रुकवाओ, और आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं ट्रांसफर का चक्कर क्या है, या उसकी चेतना में नहीं। आखिर में क्या बोलता है, ऐसी यूनियन में रहने से क्या फायदा जो ट्रांसफर ही कैंसिल नहीं करा पाए, फिर ऐसी यूनियन में रहने क्या फायदा जो है मैनेजर को रोक ही नहीं पाया, ऐसी यूनियन में रहने क्या फायदा जो मेरा तनख्वाह नहीं दिलवा पा रही, मैं लगातार चिट्ठी लिख रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, और तुम्हारे आगे ब्रीफ बन तो चूँकि MP MSR का ऑफिस और सीटू कार्य आगे पीछे ही तो ब्रीफ बना के भेज रहे हैं, कमेटी में कर करके भेज रहे हैं, सब कर रहे हो। अब ब्रीफ में शैलेंद्र शर्मा करे क्या? अब अगर मान लीजिए कि ये इशू है तो आप ये नहीं कह सकते, देखिए दो डेविएशन है, अरे कॉमरेड आप नहीं समझते, इस वक्त तो हिंदुस्तान की पूंजीपतियों का इतने हावी है, कॉरपोरेट हावी है, परिस्थिति बिगड़ गई है, तो आप तो ये होना ही है। तो क्या ये होना ही है तो फिर भैया हो ही लेगा, तो यूनियन का लिए बोला, ठीक है। दूसरा, नहीं यूनियन में आओ, कोई मुद्दा ऐसा नहीं कि जो उसको नहीं रोक सकते, हम सब मुद्दे हल कराएंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। और कई जगह लोग करते हैं इसको किसी को जोड़ने के लिए, अरे आ तो सही तू एक बार अपने साथी ला दो, फिर देखना हमारा जलवा, ठीक है भैया जलवा। अब ये दोनों ही डेविएशन है, हाँ? हम इन दोनों डेविएशन को बचाना है हमको। तभी क्या करना पड़ेगा, लोकल इश्यूज को उठाओ और उसके लिए एक्टिविटीज़ को तेज करो, और साथ साथ में उस मुद्दे के पीछे की नीति और उसके पीछे की राजनीति। आज मान लीजिए कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, तो आप ये मुद्दा हो गया। अब उसके मुद्दे के लिए लड़ते हुए साथ साथ का देखो वो लड़ेंगे तो सही, पर ये ध्यान रखो केंद्र सरकार ने ऐसी नीति बना दी है, इसके कारण हो रहा है ये, तो वो समझेगा हाँ यार ये मैनेजर गड़बड़ कर रहा है, इसके पीछे केंद्र सरकार की नीति है, समझ जाएगा, रिलेट कर जाएगा। और आपने कहा देखो केंद्र सरकार की नीति जो है ना, ये क्यों है, क्योंकि ये कॉरपोरेट्स के पक्ष में काम कर रही है, तो ये हमारे लिए थोड़ी बनाएगी नीति। तो मुद्दे को के पीछे की नीति और नीति के पीछे की राजनीति का अंतर संबंध क्या है, होता ही है। इसके बिना अगर आप करेंगे हवा में अंधेरे में हाथ पर मारते रहेंगे और थक जाएंगे और हताश निराश होकर भग बैठ जाएंगे। इसलिए ये जो कैडर बिल्डिंग और इस तरीके के कामों को अपने करने की आवश्यकता है। आखिरी बात ये साथी, आखिरी 2-3 पॉइंट्स में वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये ट्रेड यूनियन के लेवल पर आपका, लेकिन साझा जो संघर्ष हैं उन साझा संघर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को उतारना। अभी क्या होता है, किसी इकाई अगर सक्रिय है तो 25 लोग आ गए, कोई सक्रिय निष्क्रिय है 2 आए, जो इस बार लोगों को लगता नहीं है कि ये साझा संघर्ष है, इसका ये मेरे आंदोलन का हिस्सा है। याद रखिए सेक्टोरल स्ट्रगल्स में जब पॉलिसी लेवल का खेल चल रहा है, जब पॉलिटिकल खेल चल रहा है, तो सरकार पर दबाव डालने लायक परिस्थिति पैदा नहीं होगी, तो आप अपने सेक्टर के अंदर भी एडवांसमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको अपने सेक्टर में एडवांसमेंट करना है तो जनरल ट्रेड मूवमेंट का को एक्सपेंड करना और जनरल ट्रेड मूवमेंट की शैडो में और कॉपरेशन से अपने इंडस्ट्री के अंदर मूवमेंट को शार्प करना, दिस इज द ओनली टैक्टिस। तो इसको इस तरीके करना है। अभी CITU ने एक कैंपेन किया कि उस कैंपेन में
मजदूर किसान रैली जिसमें MP मसारू SCIT पार्ट शामिल थे, मजदूर किसान रैली। इसके पीछे का की थ्योरी क्या है, फिलॉसफी क्या है? ये कोई एक दिन की रैली नहीं थी, ये आने वाले दिनों में ये विकल्प को बनाने का खेल है। विकल्प क्या? मैंने शुरू से बताया आपको कि सरकार की नीति कॉरपोरेट परस्त है और बड़े बड़े भूस्वामियों के पक्ष में है, और उसके लिए मजदूर वर्ग को और किसानों को तबाह कर रही है वो। तो मजदूर और किसान कौन है? ये दुनिया में हिंदुस्तान सहित कोई भी संपदा पैदा होती है, कोई भी, वो संपदा पैदा करने वाले वर्ग ये हैं मजदूर और किसान। इनके अलावा कोई संपदा पैदा ही नहीं करता। आप देख लो विश्लेषण करके, कोई भी संपदा अगर पैदा हो रही है तो मजदूर और किसान संपदा पैदा करते हैं। तो मजदूर किसान संपदा पैदा कर रहा है, GDP बढ़ रही है, उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, दुनिया के अंदर आपका नाम हो रहा है, इसका मतलब है संपदा पैदा हो रही है हिंदुस्तान में। और संपदा पैदा करने वाले तबके तबाह हो रहे हैं और कॉरपोरेट मालामाल हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संपदा पैदा करने वाले वर्ग अपना काम कर रहे हैं और सरकार संपदा पैदा करने वाले वर्गों की रक्षा करने के बजाय संपदा को लूटने वाले वर्गों के पक्ष में खड़ी है। तो अगर इसका मुकाबला होना है तो इसका मुकाबले के लिए सांप्रदायिक मतलब संपदा पैदा करने वाले वर्गों की आपसी एकता अगर कायम होगी और वो आगे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए रीवा सतना का नाम इसलिए आ जाता है कि बार बार जाता हूँ मैं। मान लीजिए रीवा में आपका भी सवाल आया, आंदोलन हुआ, मैनेजर किया, तो आपने क्या किया? सबको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा किया, उससे भी काम नहीं चला। चलो C2 के लोगों को इकट्ठा कर लो, और उससे भी काम नहीं चला। और कल के दिन अगर मान लो किसानों के साथ हमारी साझा गतिविधि ऐसी है कि उनका मुद्दा आता, हम भी चले जाते हैं बिजली घर गिरने, लड़ाई आगे बढ़ेगी। दिस द ओनली वे। नाउ सरकार जिस तरीके से कर रही है, मतलब वहाँ रीवा के अंदर एक छोटे मुद्दे पे बम्बई से फोन आया है, IG के पास फोन आ रहा है, IG SP को फोन कर रहा है, SP TI को फोन कर रहा है। जरा सा मुद्दा, इसको पकड़िए, ये मामला अगर रीवा का नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय के में ये दमन का ये तंत्र है, इसका मुकाबला कैसे होगा? टैक्टिस नहीं बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? हथियार फेंके क्या? हथियार फेंकते तो कुछ रास्ता नहीं है, लड़ना है ही। तो लड़ना है तो लड़ना कैसे है? वो एक रास्ता है। इसलिए ये जो आने वाले दिनों में इस मामले को अपने लोगों के बीच में डिस्कशन में लाओ, लोगों को बताओ। और तो कोई आदेश से पारे नहीं होता। मजदूर किसान रैली आ जाइए, तो एक बार आ जाए, किसी कहाँ फंसी होगी वो जरूर आ जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर का मुद्दा लटका हुआ तो आए, तो जरूर आएगा, कहाँ बेट मैं आ गया। इससे कुछ नहीं होने वाला। उसकी चेतना में अगर आएगा तो चेतना में आने वाला मुद्दा ज़रूर ठीक होगा। इसी साथियों, ये जो हमारे सामने, तो आज जो हमारे सामने बड़ा टास्क है वो है कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियों और सांप्रदायिक गठजोड़ का मुकाबला करना है। इस सरकार को सरकार से बाहर करना। क्यों? अब ये पूरा स्पष्ट हो गया। देखिए 2-3-4 मिनट और लगेंगे कंक्लूड करने में। देखिए एक शब्द आता है अखबारों में, फासिस्ट, तानाशाह, ठीक है, और मनमर्जी का राज करना, ये तीनों अलग हैं। तानाशाह का मतलब क्या है? जो 1975 में आई थी हमारे देश में इमरजेंसी, इंदिरा गांधी लाई थी, कोई जुलूस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उठा के जेल में बंद कर दो, ये कर दो, पर संसद है, बाकी है। फासिज्म क्या होता है? फासिज्म का मतलब है कि कोई पूंजीपतियों के पक्ष में नंगी हुकूमत और बर्बर युग का कानून। अब बताइए कि ब्रजभूषण सिंह सांसद है कि क्या है, और पहलवान लड़कियां, वो पहलवान है कि नहीं है, वो तो एडिशनल है। एक यौन शोषण करने वाला आदमी, उसको सरकार बचा रही है। गुजरात में जिसमें हत्या करके पूरे परिवार की और उसको बलात्कार किया, उसको महिमा मंडित कर रही है सरकार। अरे वो कौन, मुस्लिम थी महिला कि हिंदू थी महिला? महिला थी वो। उसके परिवार को उसके सामने मार दिया, उसके साथ रेप किया,
और तुम उसको ना कुछ तो लूप होल्स निकाल के मुआ कर रहे हो। अरे इसका मतलब सरकार जा किधर रही है, कहाँ जा रही है सरकार? और क्या हो रहा है? बजरंग दल को प्रतिबंधित किया, वो करे कि नहीं करे वो उनकी कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आपको और हमको क्या पकड़? ये बजरंग दल और बजरंग बली के एक हो गए। बजरंग दल और बजरंग बली, अरे आम हिंदुस्तान में, मैं तो जब बचपन में था यार, तब तो ये बजरंग बल और ये नहीं बने थे। हमारे गांव के अंदर वो जो हनुमान जयंती मनती थी, ठीक है, उस हनुमान जयंती पे पूरे पेड़े बना के पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, बैठते थे न किसी का वोट का। और गांव में हमारे इलाके में जो अभिवादन करने का तरीका, राम राम साहब, अधिकांश इलाके में राम राम साहब, आप नमस्ते कर रहे, राम राम साहब, राम राम, राम राम साहब। न राम का नाम से न राजनीति थी न वोट था। सवाल ये है कि ये जो हो रहा है ये इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये याद रखिए। सावरकर से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई आदमी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सावरकर की लिखी हुई किताब पढ़ लीजिए। एक छोटा सा वो छापा है बुकलेट, और मैं शैलेन से और अनुराग से आग्रह करूंगा कि वो बुकलेट लेके और सर्कुलेट करें, सावरकर और गॉडसे। सावरकर जी ने खुद लिखा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये एक राजनीतिक शब्दावली है, हम इसके आधार पर अपने तरीके की सत्ता कायम करना चाहते हैं, सिंपल, जिनके आधार पर हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी चल रही है। तो महात्मा क्या है? मामले दो हैं। एक, धर्म को अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करके धार्मिक भावना का उपयोग करना। एक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीताराम येचुरी बार बार पूछते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं, आप बताइए कि साउथ में जो आपका तो राष्ट्रीय आंदोलन जात, आंध्रा में, तमिलनाडु में अगर कोई लड़की जिसकी शादी होनी है उसके लिए सबसे योग्य वर मामा माना जाता है। मामा, माँ का भाई, वो भी हिंदू है। और नॉर्थ इंडिया में ये जो है उसको, नॉर्थ इंडिया में भांजी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो कौन सी चीज़ लागू करें अपन? हिंदू राष्ट्र आ गया, क्या लागू करोगे? वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। इसका मतलब क्या है कि हिंदू के साथ साथ आप धर्म के साथ में अलग अलग इलाके की संस्कृतियां हैं, और वो भी हिंदू ही हैं, मालूम वही धर्म को मानते हैं। तो संस्कृति को धर्म के साथ गड्ढमड्ढ करना, वो क्या कह रहे हैं? हिंदू एक धर्म नहीं है, एक जीने की कला है। तो भैया जीने की कला तो साउथ में ये तो नहीं है यार, नॉर्थ ईस्ट में तो ये नहीं है। अब आप देखिए इनका खेल, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ तो कहते हैं कि गाय का मांस के बारे में हमारा कोई मुद्दा नहीं है। तो भैया तुम्हारा मुद्दा क्या है यार? यहाँ तो तुम गाय के नाम पे उपद्रव कर रहे हो, काट रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, और तुम वही पार्टी तुम्हारी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, वही पार्टी तुम्हारी केरल में है। तो केरल में करो, नहीं कोई बात नहीं, जिसको खाना है खाओ, और उनके निचले स्तर के कार्यकर्ता वो भोज में भी शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो आज की तारीख में कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियां हैं, उनको के खिलाफ संघर्ष ना बढ़े, जनता की एकता ना बने, उसके लिए इस आधार पर एक तानाशाही पूर्ण निजाम कायम किया जाए। आप मुझे बताइए कि अगर आज की तारीख में उन्होंने कहा था मुगल काल उसमें से हटा देंगे इतिहास में, ठीक है हटा दो, तो कबीर कहाँ थे? कबीर कब आए भैया? मीराबाई के क्या करोगे? तुलसीदास का क्या करोगे? इन्होंने लिखा, ये कब लिखा, कौन से युग में लिखा? क्या इतिहास में से कोई चीज़ हटाई जा सकती है? और इतिहास के बारे में अगर हमारी पीढ़ी को सही जानकारी नहीं देंगे तो भविष्य के बारे में क्या निर्धारण कर सकते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त खेल चला। इसलिए हमको जहां कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करना है, वहीं इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना है। हमारी धर्म बिल्कुल निजी मैटर है, और CITU के लिए की अवधारणा में FMRI, धर्म निजी आस्था का प्रश्न है। इसको किसी की भी आस्था पर दूसरे आस्था वाले को हमला नहीं करना चाहिए। कोई मंदिर जा रहा जाए भाई, कोई मस्जिद जा रहा जाए, कोई गुरुद्वारे जा रहा जाए, कोई कहीं नहीं जाता ना जाए, कोई माता के पास जाए,
कोई सबके पास जाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। माता में भी आजकल तो बहुत डर बैठ गया ना अंदर, तो हर जो भी कुछ दिखती है हर एक पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, पता नहीं यही सही निकली तो मंदिर पर गए वहाँ भी चढ़ा दिया, अरे पता नहीं इसका चरिश्मा हो गया तो आपका आज़ादी। इसी साथियों, इसको राजनीतिक रूप से जो प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि इस आज की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आगे का जो रास्ता है हमें एकता के आधार पर बनाना पड़ेगा, और एकता के मुद्दे में ये बाकी मुद्दों के साथ में संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा। और ये क्यों, ये लोकतंत्र को ये लोग नहीं लाए हैं, कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की है। नेवल म्यूटिनी जब हुई बंबई के अंदर और नौसैनिकों ने हड़ताल कर दी और रॉयल नेवी के उसमें, और उन्होंने झंडे लगा दिए जहाज पर, लाल झंडा लगा दिया मजदूरों का, तो लाल मजदूर नेता गए कि नहीं लाल झंडा मत लगाओ, इसमें तिरंगा भी लगा दो और हरा भी झंडा लगा दो, वरना विरोध हो जाएगा। और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने उनका साथ देने के लिए मना कर दिया। तब सारे मजदूर, यही लाल झंडे की यूनियन जो आपकी है, इसी लाल झंडे की यूनियन ने नारा दिया कि नेवल म्यूटिनी के सिपाहियों की रक्षा करने के हम उतरेंगे, और लोग हड़ताल करके घेर ली सड़कों को। फौज नहीं घुसने दी, फौज ने गोलियां चलाई, कई लोग मारे गए, उनके परिवारों के लिए राशन इकट्ठा किया, नौसैनिकों के लिए। इसी आज़ादी की लड़ाई, ये मजदूर वर्ग का भी, हमारे पुरखों का बड़ा योगदान है। और आज़ादी की लड़ाई के बाद जो संविधान हासिल हुआ है वो आज़ादी से पहले नहीं था। आज हमारे देश में संविधान का राज है। अगर ये राज खत्म हो गया या ये संविधान चला गया तो हमारी लड़ाई 150 साल पीछे चली जाएगी और वहां से लड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आगे बढ़ना है और अपनी मांगों को पूर्ति के साथ साथ एक बेहतर व्यवस्था लाना है, तो इसको बचाते हुए आगे की लड़ाई का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। तो ये वो मैंने जरूरी काम जो है वो आपके बीच में रखें। इसके आधार पर आप अपनी कमेटियों में चर्चा करके और उसके आधार पर रास्ता बनाएंगे। पूरे देश के अंदर संयुक्त आंदोलन भी बढ़ रहा है, मजदूर किसान आंदोलन भी बढ़ रहा है, C2K FMRI का स्वतंत्र आंदोलन भी बढ़ रहा है। और अभी 30 जनवरी को जो कन्वेंशन हुआ है, उस कन्वेंशन के बाद 9 सितंबर को मध्य प्रदेश स्तर पर संयुक्त ट्रिब्यूनल का कन्वेंशन होगा, और 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर मजदूरों की ओर से, सारी ट्रेड यूनियंस की ओर से एक बड़ा नारा आएगा। और अभी हाल ही में मजदूर और किसानों के बीच में जो संगठन है उनकी भी बैठक हो रही है, तो मजदूर किसान मैत्री के लिए भी कार्यक्रम आएंगे। इस रास्ते में बढ़ेंगे। परिस्थिति अनुकूल है, दुनिया के अंदर परिवर्तन के लक्षण दिखना शुरू हो गए हैं, और इन परिवर्तनों के लक्षणों को पहचानते हुए अगर हम अपनी भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित ही अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। हम जरूर अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करेंगे, साझा ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत करेंगे, और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि इस हुकूमत को के खिलाफ आंदोलन करते हुए आम मेहनत कशों की रक्षा के लिए हम अपनी भूमिका अदा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।